आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 in which we will discuss fixed liability. Fixed liability is one type of liability which is payable over a term exceeding 1 year. These debts are better known as non-current liabilities or long-term liabilities. यानी कि हम ऐसा लोन, ऐसा कर्जा या कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसको हम लॉन्ग टर्म तक रीपे करते हैं, उसको शॉर्ट टर्म में नहीं, जैसे कि कोई बैंक लोन है 5 years 10 years, जहां तक भी हम इसकी इंस्टॉलमेंट बांध लेते हैं वहां तक हमने इसको पे आउट करना है। यानी कि ऐसा डेब्ट, ऐसी लायबिलिटी जिसको हमने लॉन्ग टर्म में कवर करना है, फिक्स लायबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी, दैट इज टोटली ऑपोजिट टू द फिक्स लायबिलिटी। इन फिक्स लायबिलिटी हम लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते थे, बट इन करंट लायबिलिटीज वी टेक द लोन फॉर ओनली अ मिनिमम टाइम पीरियड, दैट इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 year। ज्यादा से ज्यादा हम 1 साल के लिए लोन लेते हैं, वो आपके पास आ जाता है करंट लायबिलिटीज के अंडर। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, यानी कि एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो अचानक आ जाती है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता था, अचानक से कोई ऐसी लायबिलिटी आ जाती है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंटल हो जाना या फिर फायर हो जाना, कोई भी ऐसा कारण जिसके कारण हमारी लायबिलिटी जो है वो बन जाती है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी कंसीडर होती है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। इट इज वेरी फेमिलियर टर्म, दैट मीन्स वो सारी अमाउंट जो हम डेली ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, प्रोडक्शन के लिए या फिर सेल सर्विसेज के लिए खर्चा करते हैं, वो अमाउंट को हम एक्सपेंस कहते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे भी हो सकती है और ईयरली बेसिस भी हो सकती है। नेक्स्ट है बिजनेस एक्सपेंसेस के एग्जांपल है रेंट, टेलीफोन, इंटरनेट एक्सपेंसेस, सैलरीज, traveling conveyance, printing and stationery. These are some example of business expenses. Next है administrative expenses. Administrative expenses means IT cost, indirect labor, services, salaries, wages, finance, office maintenance, building rent, maintenance cost, यानी कि बिजनेस को चलाने में किया गया खर्चा वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहलाता है। नेक्स्ट है इनकम, जो हम अमाउंट डे टू डे रिसीव करते हैं बिजनेस एक्टिविटी के साथ, चाहे वो गुड्स को सोल्ड करना या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना, वहां से हम इनकम ले रहे हैं, उस अमाउंट को ही हम इनकम कहा जाता है। कैपिटल, दैट इज इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, वो अमाउंट जो एक ऑनर बिजनेस में लगाता है, उस अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। Creditors and debtors are very important terms in the accountancy, and it is, for example, I expected this money back in 3 years, Donald, it's known as creditor। एंड थैंक यू आंट मैविस जो इससे ले रहा है, दैट इज डेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज उधार पर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा, मैंने कुछ गुड्स कृष्णा से खरीदी है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पर, तो कृष्णा मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। एंड इफ आई सोल्ड गुड्स टू रमा ऑन क्रेडिट, अगर मैं किसी सामान को रमा को सोल्ड करती हूँ क्रेडिट बेसिस पर, देन रमा विल बी ट्रीटेड एज डेटर्स इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में उसको डेटर्स कहा जाता है, डेट। सो यहाँ पर बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी गई है क्रेडिटर्स एंड डेटर्स की। Debtors are the business parties from whom our business has to receive cash on account of credit sale। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, वहां से हमने पैसा रेज करना है,
वो हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। इन द रिवर्स, जब हम किसी से उधार पर चीज खरीदते हैं तो वो पर्सन हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन जाते हैं। Revenue. Revenue is one kind of amount that is received by the business on the account of sale of goods या फिर services. तो revenue is not an as in the profit. ये सिंपल एक टोटल इनकम है जो जनरेट की जाती है किसी चीज को सोल्ड आउट करके या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करके। Accounting equation, it is very important term in which assets are equal to liability plus stored stockholders equity, that is also known as capital. तो अगर जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तब हमारी एसेट्स यानी आर प्रॉपर्टी प्लस इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं प्लस कैपिटल, इन दोनों के इक्वालिटी पर आती है। इसलिए ही हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। ड्राइंग is the amount or property or goods withdrawn by the owner for personal or domestic use. Whenever a owner withdraw money from his business, जब एक ऑनर अपनी मनी जो अपने बिजनेस में से निकलवाता है, चाहे फॉर एग्जाम्पल उसने पर्सनली कोई भी एक्सपेंस बियर आउट करना है, उसने अपने पर्सनल कार खरीदनी है, बच्चों की फीस देनी है या फिर टेलीफोन एक्सपेंस देना है, वो सारे खर्चे जो बिजनेस के साथ रेलिवेंट नहीं है, वो उसके पर्सनल है, उन पर्सनल खर्चों को जो बियर आउट करने के लिए वो अमाउंट अपनी कैपिटल से विड्रॉ करवाता है, उससे ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग जो होती है वो कैपिटल को डिक्रीज करती है, रिड्यूस करती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, overdraft means is the excess amount that is withdrawn from the bank than the deposited amount. For example, अगर आपके बैंक में 50,000 रुपीज डिपॉजिट है और आपको जरूरत पड़ती है 60,000, तब आप उसके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। जो आपकी अमाउंट है जो आप एक्सेस लेते हो वो आपकी ओवरड्राफ्ट की अंडर कहलाई जाती है। रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू द प्रॉफिट, इट इज वी ऑलरेडी डिस्कस। तो वो रेवेन्यू जो होता है वो प्रॉफिट नहीं होता है, ये सेम वही चीज होती है जो हम सेल आउट करके या फिर कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम जनरेट करते हैं। Thank you, beta. Now your accounting terminology is completed. We will meet you soon. Take care. Bye bye.